हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे एजुकेशन चैनल आई एजुकेट एग्जाम सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन का जो अगला टॉपिक है, भारतीय नागरिकता हम लेकर आए हैं। तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आई एजुकेट एग्जाम सॉल्यूशन को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो ज़्यादा देर ना शुरू करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, नागरिकता। तो देखिए, नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान क्या कहता है, कैसे आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, कौन भारत का नागरिक होगा कौन नहीं होगा। इसके लिए भारत के भाग 2 के मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं उनमें मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी हैं, तो आप वहाँ से आके उसको देख भी सकते हैं। तो यहाँ भारतीय संविधान की बात चलिए। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है वो नागरिकता के बारे में बात करी गई है। तो आप सिंपल याद कीजिए, अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है, नागरिकता का उल्लेख है। भारत में ब्रिटेन के समान ही एकल नागरिकता है। तो भारत में किस तरह की नागरिकता है, दोहरी है कि एकल है, एकल है। तो भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की जो शक्ति है वो दी गई है। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्योंकि जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें क्या है वो हम बताएंगे अभी, पर अनुच्छेद 11 क्योंकि शुरू में रख दिया है मैंने, इसलिए इसको बता देता हूँ। चलो, कि संसद ये संसद को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो नागरिकों के अधिकारों से संबंधित विधि का विनियमन करे, यानी कि वो इस पे क्या है, कानून बनाए कि कौन भारत का कब इस 26 जनवरी 1950 के बाद कौन भारत का नागरिक होगा। तो इसके लिए संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम, जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, वो पारित किया, जिसने भारतीय नागरिकता को 5 प्रकार से प्राप्त करना और 3 प्रकार से त्यागना बताया। यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको 5 तरीके से भारत की नागरिकता मिल सकती है और 3 तरह से आप भारत की नागरिकता को छोड़ सकते हैं, ठीक है, या आपकी नागरिकता खत्म करी जा सकती है। तो 3 तरीके से तो नागरिकता छोड़ी जाती है और 5 तरीके से नागरिकता ली जाती है। वो 5 तरीके कौन से हैं, आपको नागरिकता जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि के अर्जन द्वारा। इन 5 तरह से आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है, आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। जैसे अब मैं बात कर लूँ कि भारत के नागरिक आप कैसे, जन्म से कैसे, और वंश से कैसे, पंजीकरण से कैसे, देशीकरण से कैसे, और भूमि अर्जन यानी कि क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा कैसे आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो जन्म का मतलब है कि अगर आपका जो जन्म है वो 26 जनवरी, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950। क्या हुआ था 26 जनवरी 1950 को, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 में हुआ है, आपके माता पिता कहीं के भी हों, कहीं से भी हों, और अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से के बीच में हुआ है, तो आप भारत के नागरिक। फिर इसमें एक अमेंडमेंट हुआ कि माता पिता में से आपके, पहला होता था कि आपके माता पिता कहीं से भी हों, फिर एक अमेंडमेंट लाया गया और उसमें कहा गया कि अभी हम देखिए किससे बात कर रहे हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो केवल और केवल जन्म से संबंधित बात कर रहे हैं कि जन्म से आप कैसे भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, आप और आपके माता पिता कहीं से भी हो, तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। फिर एक अमेंडमेंट आ गया, उसमें कहा गया कि 1 जुलाई 1987
और 3 दिसंबर 2004 के बीच में एक अमेंडमेंट लाया गया। उसमें कहा गया कि अगर माता पिता में से कोई भी एक भारत में जन्म लिया हो तो क्या होगा, तो भी आप भारत के नागरिक होंगे। फिर 3 दिसंबर 2004 से अब तक उसमें क्या प्रोविजन है कि माता पिता दोनों हों और एक इंडिया और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। यानी कि माता पिता आपके दोनों का जन्म यहाँ हुआ हो, इनमें से कोई एक यानी कि इंडिया का और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, यानी कि दोनों का यहाँ पे जन्म लेना जरूरी है। यानी कि वो उनका जो वंश जो जन्म है यहीं हुआ हो, यानी कि माता पिता दोनों ही यहाँ जन्मे हो। ठीक, बाई बर्थ तो ये नियम है। और वंश से क्या मतलब, वंश, अब हम वंश की बात कर लेते हैं। वंश परंपरा क्या है, तो वंश परंपरा से क्या मतलब है कि जैसे होता ना कि यहाँ के हैं और आप जाके नौकरी करने लगे और आपके बच्चे का जो जन्म है वो बाहर हुआ है, विदेश में हुआ है, और जो पिता है वो भारत का नागरिक है। ठीक है, यानी कि आपके पिता क्या है, भारतीय नागरिक है, और आपका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है, विदेश में हुआ है। माता पिता में से फिर इसमें भी कई चीज़ें चेंज की गई। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक ये बात थी। फिर 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच कहा गया कि माता पिता में से कोई एक जो वो यहाँ से हो। फिर 3 दिसंबर 2004 से और अब तक ये बात कही गई कि माता पिता में से कोई एक यहाँ से हो और अवैध ना हो। यानी कि कोई भी एक ऐसा ना हो जैसे माता या पिता की वो वैलिड नागरिकता यहाँ की ना रखता हो, यानी कि अवैध नागरिक ना हो। तो यानी कि ना तो माता अवैध नागरिक होना चाहिए ना पिता, दोनों में से कोई एक यहाँ का नागरिक हो और दोनों में से कोई भी अवैध नागरिक ना हो। और इस बात का उसे क्या होगा, एक शपथ पत्र देना होगा कि कहीं और का बच्चे पर पासपोर्ट नहीं है। कि उसको एक चीज़ और देनी होगी कि उस पर किसी और उसके ब, उसके बच्चे पर किसी और जगह का पासपोर्ट नहीं है, यानी कि उसने कहीं और की नागरिकता नहीं ले रखी है। इस बात का भी उसे एक एफिडेविट देना होगा। ये बाई वंश यहाँ इस तरह से नागरिकता आपको मिल सकती है, वंश परंपरा के थ्रू। फिर आता है पंजीकरण के थ्रू। अभी तो आप भारत में जन्मे हैं, आपके पिता माता पिता भारत में जन्मे हों, ठीक है, आपका जन्म बाहर हुआ हो, आपके माता पिता यहाँ से हों, तो इस तरह से अभी आपको मिल रही थी। अब एक और तरीका होता है कि पंजीकरण के थ्रू। जैसे भारतीय मूल के लोग होते हैं वो यहाँ पे आवेदन करते हैं और वो क्या होते हैं, भारत के नागरिक बन जाते हैं। जैसे पहले क्या था, इस भारतीय मूल के लोग के 7 साल तक वो भारत में रहा हो और आवेदन करने के 12 महीने तक कहीं ना गया हो। भाई पंजीकरण के 7 ईयर, कितने ईयर, 7 ईयर, यानी कि वो 7 साल से भारत में रह रहा है। और 12 महीने, 12 मंथ, 12 मंथ तक वो क्या है, भारत से बाहर कहीं ना गया हो और उसने यहाँ पे क्या कर ली हो, शादी कर ली हो, और प्रवासी भारतीय के तौर पर 5 ईयर। फिर जो 7 ईयर की कंडीशन थी उसको क्या कर दिया गया, 5 ईयर कर दिया गया। जैसे कि अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया है कि 5 साल तक अगर वो भारत में रह रहा है। पहले क्या था कंडीशन, 7 ईयर थी बाई रजिस्ट्रेशन के थ्रू, अब 5 ईयर। तो प्रवासी भारतीय के तौर पर अगर वो 5 साल से रह रहा है, ठीक है, और वो 12 महीने से कहीं बाहर नहीं गया है, तो वो भाई रजिस्ट्रेशन भी भारत का नागरिक बन सकता है। अगला है देशीकरण से, बाई नेचर। जैसे कोई विदेशी है, 12 वर्ष पूर्व से रह रहा हो, 12 वर्ष पूर्व। देशीकरण वाले केसेस में क्या है, 12 ईयर, कितने ईयर, 12 ईयर। तो 12 वर्ष से अगर कोई भारत में रह रहा है और विश्व शांति मानव प्रकृति के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है, ठीक है, यानी कि कोई भारत के अंदर
आ रहा है और शांति के लिए कार्य कर रहा है, विश्व शांति के लिए कार्य कर रहा है ना, ह्यूमन नेचर से अच्छे वर्क कर रहा है, नेचर के प्रति कार्य कर रहा है, तो उसको भी विदेशीकरण के थ्रू बाय नेचर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। भूमि के अर्जन के थ्रू, भूमि समष्टि, जैसे किसी विदेशी राज्य या संघ राज्य या टेरिटरी है जिसे हम एक्वायर कर लें, तो वहाँ के जो नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। मान लीजिए अभी भारत जो है वो पीओके पे, जबकि भाई पीओके तो खैर भारत का हिस्सा है, लेकिन भारत मान लीजिए पाकिस्तान पर कब्जा कर ले, तो जितने भी वहाँ के नागरिक होंगे वो तो ऑटोमेटिक ही भारत के सिटीजन हो जाएंगे ना। तो इस तरह से भी क्षेत्र समाविष्टि या भूमि के अर्जन के द्वारा भी नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, जैसे असम समझौते 1985 में हुआ था। इसको और विस्तार से देखेंगे तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए यहाँ तक देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब वीडियो को स्किप ना करें वरना कुछ समझ नहीं आने का आपको। ठीक, आगे देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता का जो अंत है वो 3 प्रकार से हो सकता है। अब 3 तरह से हमारी भारतीय नागरिकता छोड़ी जाती है। पहला है किसी अन्य देश की नागरिकता आप ले लें, तो आपकी जो भारत की जो नागरिकता है वो, क्योंकि यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रोविजन है ही नहीं, यहाँ पे तो एकल नागरिकता का प्रोविजन है। आप नागरिकता त्याग दें, आप भारत की नागरिकता जो है उसे त्याग दें, तो भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। सरकार आपको वंचित कर दे, यानी कि आपकी जो नागरिकता है उसे छीन लिया जाए। ठीक है, एक तो आप कहीं की ले रहे हैं, दूसरी आप यहाँ की त्याग रहे हैं, तीसरा सरकार आपको हटा दे रही है, सिटीजनशिप आपकी छीन ले रही है। तो 3 तरह से आपकी नागरिकता तो खत्म करा जा सकता है, और 5 तरह से आपको नागरिकता दी जा सकती है। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 6 आ गया, सीधे अनुच्छेद 5 में देख लेते हैं क्या है। तो जो, चलिए यहाँ से बता रहा हूँ मैं। अनुच्छेद 5 जो है वो क्या बताता है आपको? वो बताता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कैसे दी गई। उन लोगों को दी गई जो भारत में, कौन संविधान के प्रारंभ पर कौन भारत का नागरिक होगा, वो अनुच्छेद 5 बताता है। जिसमें भारत में जिसका जन्म हुआ हो, वो माता पिता में से कोई भी एक भारत में जन्मा हो, 5 साल से वो भारत में रह रहा हो, तो अनुच्छेद 5 बताता है कि ये लोग क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद जो 6 है वो क्या बताता है? वो बताता है कि जो पाकिस्तान से भारत को प्रोविजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में वो बंद करता है। प्रोविजन का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रोविजन, इसका मतलब है कि भारत, अब देखिए इसमें डेट का बड़ा इशू नंबर है। प्रोविजन का मतलब है आया, यानी कि आप पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में आपको अच्छा नहीं लगा और आप पाकिस्तान, यानी कि जब आप जो है, या हाँ, तो पाकिस्तान से आप भारत को आए हैं, यानी कि आप क्या चले गए, आप जो है पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से फिर वापस आ गए। ठीक है, तो पाकिस्तान से जो लोग भारत आए, सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा देख लेते हैं इसको। अनुच्छेद 6 बताता है आपको कि जो पाकिस्तान से भारत को प्रोविजन गए, यानी कि जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे, फिर बंटवारा हुआ और वो भारत की तरफ को आए। ठीक है, तो जो भारत आ गए पाकिस्तान छोड़कर, तो वो व्यक्ति जो है उनकी नागरिकता के क्या अधिकार होंगे, तो उसके संबंध में अनुच्छेद 6 बताता है। उसमें कहा गया है कि जो 19 जुलाई 1948, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले, कौन सी डेट है? 19 जुलाई, ठीक, 19 जुलाई 1948। तो 19 जुलाई 1948 से जो पहले भारत में आ गया है, वो एडमिट ऑफिसर पंजीकृत किया गया हो और उसके बाद वो
जो ऑथराइज ऑफिसर है उसके द्वारा पंजीकृत किया गया हो, तो वो अनुच्छेद 6 के तहत भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 7 क्या बताता है कि पाकिस्तान को प्रोविजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध करता है। अब पाकिस्तान को प्रोविजन यानी कि पाकिस्तान को जाने वाले और फिर पाकिस्तान में बनने लगा, फिर भारत में वापस आ गए, यानी कि पाकिस्तान तो गए लेकिन फिर वापस भारत आ गए, यानी कि पाकिस्तान जाने वाले और फिर वापस भारत आने वाले। वो ऐसे लोग कौन होंगे, वो कैसे डिसाइड होगा कि जो 1 मार्च 1947 के बाद चला गया हो और वापस लौट के आ गया है, तो ये माना जाएगा कि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया है। यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद चला गया और वापस लौट के आ गया, और 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया, या 26 जनवरी 1950 से पूर्व आ गया। ठीक है, यानी कि 19 जुलाई यानी कि वो जा रहा है और 19 जुलाई 1948 या 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में वापस आता है, तो वो भारत का नागरिक होगा। उसके संबंध में अनुच्छेद 7 बताता है। अनुच्छेद 8 जो है वो बताता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भाव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में। यानी कि अब भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के उद्भाव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में, मतलब माता पिता जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हो और बेटा उनका बाहर रहेगा। समझ रहे हो बात? भारत के बाहर रहने वाले मतलब क्या है कि जो भारत का जो बंटवारा नहीं हुआ था अभी, यानी कि मेरे माता पिता का जन्म क्या हुआ था, इंडिया में हुआ था, और बेटे का बेटा जो है वो क्या रहा है, बाहर रह रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन होगा वो अनुच्छेद 8 बताएगा। अनुच्छेद 9 जो है वो क्या बताता है कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की का नागरिक हो जाए, तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक, समझ आई बात? नहीं आई? कि अनुच्छेद जो 9 है हमारा, अब यहाँ देख लेंगे ध्यान से। अनुच्छेद जो 9 है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाए और उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और प्रवासी के रूप में रहने वाले किसी विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसे 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य होगा। ठीक, यानी कि नागरिकता के विदेशी राज्य की विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, अनुच्छेद 9 यहीं तक आपको बता रहा है। अब आर्टिकल 10 इसमें नहीं लिखा, लेकिन मैं वो बता देता हूँ। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि जो नागरिकता के अधिकार है वो कब तक आपके बने रहेंगे, कैसे बने रहेंगे, उसके बारे में क्या प्रोविजन होगा कि कोई व्यक्ति कब तक भारत का नागरिक बनेगा, जब तक भारत का संविधान या भारत का कानून उसे भारत का नागरिक ना बना दे। आर्टिकल 11 क्या बताता है कि जो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था, जो आर्टिकल 11 था, अनुच्छेद 11 था, कि संसद ऐसे एक कानून बनाएगी जो भारत की नागरिकता को डिसाइड करेगी 26 जनवरी 1950 के बाद कौन भारत का नागरिक होगा। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए संसद ने कानून बनाया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ अमेंडमेंट हैज बीन डन। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1950 की धारा 5(1) के तहत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे, 7 वर्ष बिताने होंगे, और संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए क्या होगी, सक्षम होगी। कि संसद ये डिसाइड करेगी टाइम टाइम पर कि अब नागरिकता के लिए क्या नियम होंगे, आने वाले समय में क्या नियम होंगे। तो इसके लिए संसद क्या करती है, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है उसमें क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अमेंडमेंट लाती रहती है। इसमें नंबर ऑफ अब तक कितनी बार अमेंडमेंट हो चुके हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है
आगे देख लेते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जो आर्टिकल 11 है। अब 5, 6, 7, 8 आप इसमें ध्यान रखेंगे। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो इसको 2-3 बार देखिए, समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए 5, 6, 7 और 8, ये एक कोड समझ लीजिए कि 5 क्या बताता है, जन्म, बाई बर्थ। 6 क्या बताता है, जो भारत से पाकिस्तान गए और भारत से पाकिस्तान से भारत आए। और 7 क्या बताता है, 7 बताता है जो पाकिस्तान गए और फिर वापस आए, उनके नागरिकता के बारे में। 8 क्या बता रहा है, जो बाहर चले गए भारत भारत से, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी। तो ये 5, 6, 7, 8 कोड की तरह आप याद कर लीजिए, जिससे आपको नागरिकता के काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मैंने बताया था कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, उससे पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। एक पीआईओ क्या होता है, ओसीआई क्या होता है। तो पीआईओ जो है वो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो 2002 में आया था। जो भारतीय मूल का व्यक्ति है, यानी कि जो भारतीय मूल का मतलब है जो भारत, जिनके पूर्वज भारत के हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट कि ये जितने भी पीआईओ का कंसेप्ट है, ओसीआई का कंसेप्ट है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले लोगों को छोड़कर लागू होता है। ठीक, तो जो पीआईओ जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक कार्ड होता है, उसमें क्या होता है, जो 15 साल से बिना वीज़ा के रह रहे हैं। ठीक है, पहले हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, पीआईओ के बारे में। जो 15 साल तक अगर आपके पास पीआईओ का कार्ड है, तो आप 15 साल तक बिना वीज़ा के भारत में रह सकते हैं। ये बस इसमें एक बात इम्पोर्टेंट हो जाएगी कि आप जो है, आपके पास 15 ईयर तक आप क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास इकोनॉमिक राइट होंगे, पर आपके पास जो पॉलिटिकल राइट है, पॉलिटिकल राइट कौन से होते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार है, ये आपके पास नहीं होंगे। आपके पास इकोनॉमिकल, जो इकोनॉमिक्स राइट है वो तो होंगे, लेकिन पॉलिटिकल राइट जो है वो आपके पास नहीं होंगे। ना आप इलेक्शन लड़ सकते हैं भारत में। ठीक है, आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, पर आप ना तो यहाँ वोट दे सकते हैं या ना यहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक हो गया। और नो पासपोर्ट इशू, आपको कोई पासपोर्ट इशू नहीं होगा किसी देश का। ठीक, एलएम सिंधवी समिति इसके लिए बनी। कौन सी समिति थी, एलएम सिंधवी। तो एलएम सिंधवी समिति ने कहा कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनके साथ हम अच्छे संबंध स्थापित करें। ठीक है, तो इससे संबंधित समिति भी आप याद रखेंगे। अगला है ओसीआई। ओसीआई क्या किया गया, ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया, 2005 में आया। इसमें कार्ड इशू किया गया, ओसीआई कार्ड। इसने एक्चुअली देखा जाए तो रिप्लेस ही किया है आपके पीआईओ को। इसने 26 जनवरी 1950 भारतीय नागरिक के लायक थे कहा। और 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंट इंडिया से संबंधित जो लोग हैं, विदेशी व्यक्तियों से शादी कर ली हो। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 में भारतीय नागरिक बनने के लायक हो। ओसीआई कार्ड किन लोगों को इशू किए गए, कि जो जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक बनने के लायक है और 15 अगस्त 1947 जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उससे संबंधित है। ठीक है, और ऐसा बंदा हो जिसने विदेशी व्यक्ति से शादी कर ली हो। ठीक है, आजीवन यात्रा कर सकता है वो भारत की। पहले क्या था, 15 ईयर का कंसेप्ट था। अब यहाँ पे कोई भी 15 ईयर का कंसेप्ट नहीं है। अब वो आजीवन भारत की यात्रा कर सकता है। और पीआईयू जो था उसमें उसको हर 6 मंथ में पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है ना, वो कराना होता था। पर जो ओसीआई है उसमें आजीवन यात्रा कर सकता है बिना वीज़ा के, और हर 6 महीने में उसको पुलिस वेरिफिकेशन भी अपना नहीं कराना होगा। जिन लोगों को ओसीआई कार्ड इशू होंगे, उसमें ये प्रोविज़न रखा गया। फिर 2015 में एक और कॉन्सेप्ट आया, एक पीसीआई, पीआईओ और ओसीआई, इन दोनों का क्या किया गया, मर्जिंग कर दी गई, इन दोनों को जोड़ दिया गया 2015 में। 2015 में पीआईओ ओसीआई दोनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, अब सिर्फ ओसीआई का जो कंसेप्ट है
ये कंसेप्ट ख़त्म हो गया और अब जो है सिर्फ ओसीआई का जो कंसेप्ट है वो रह गया। ये दोनों चीज़ें जो है ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान इन पर अप्लाई बिल्कुल नहीं होती है। अगला आता है आपका एनआरसी, नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, जिसने जो कब आया 2019 में आया और कहाँ लागू हुआ, असम में। ठीक, इसमें प्रमाण पत्र दिया जाएगा इसमें एनआरसी में कि जिन लोगों का नाम नेशनल रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, भारत सरकार, अब ये एनआरसी का जो कंसेप्ट है कहाँ से, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। भारत सरकार और असम छात्र संगठन के बीच समझौता हुआ था 1985 में। इसमें क्या था कि जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे थे उन पर, असम में घुस आए थे, घुसपैठिए थे, उन पर नियंत्रण लगाया जा सके। तो इसमें क्या करा गया, इसमें एक डेट फिक्स की गई कि 1 जनवरी 1966, 1 जनवरी 1966 से पहले जितने बांग्लादेशी आएंगे वो नागरिक कहलाएंगे असम के। फिर इसको बढ़ाकर 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया कि जो 25 मार्च 1971, 25 मार्च 1971, 10 वर्ष बढ़ा दिए गए। 10 वर्ष रहने के बाद नागरिकता दी गई, यानी कि 1 जनवरी 1966 से पहले वाले बांग्लादेशी जो आए वो उनको असम की नागरिकता दी गई। और फिर 10 वर्ष उन्होंने जिन्होंने यहाँ पे समय व्यतीत कर लिया, यानी कि 25 मार्च 1971, यानी कि 1 जनवरी 1966 से पहले आए हो वो 10 वर्ष यहाँ पर रह गए हो, यानी कि 25 मार्च 1971 के पहले अगर वो यहाँ रह रहे हैं तो वो क्या होंगे, असम के नागरिक बनेंगे। और उनके जो बाद वाले होंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये एनआरसी से संबंधित प्रोविज़न है। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया। ठीक है, अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है, उसमें अब कहा गया है कि जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऐसे अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान ऐसे अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे हैं, जो हिंदू, बुद्ध, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन इन धर्मों से संबंधित है। ठीक है, और वो 2014 से अक्टूबर, आई थिंक जो डेट है इसकी वो है हाँ, ये 31 दिसंबर 2014। ठीक, तो 31 दिसंबर 2014 से 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो लोग भारत आए हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, ये भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रोविज़न किया गया कि जो 11 वर्ष की जो शर्त थी भारत में रहने की, उसमें ढील दी गई। जो 11 वर्ष में रहने की जो शर्त थी पहले, उसमें ढील दी गई और उसको कितने वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष। यानी कहा गया कि जो अब 5 वर्ष, यानी कि 2031 दिसंबर सन 2014 से पहले से भारत में रह रहे हैं, ठीक है, वो अब भारत के नागरिक बन पाएंगे। और उसमें 11 वर्ष की शर्त को हटा के 5 वर्ष किया गया, और 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में, यानी कि अब जो 5 वर्षों से भारत में रह रहे हैं और इन 3 देशों से आए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, इन 6 अल्पसंख्यक समुदाय, यानी कि जो हिंदू है, बुद्ध है, सिख है, पारसी है, जैन है, क्रिश्चियन है, ये लोग जो है वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। इसमें 2 प्रोविज़न है, एक तो डेट ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर 2014 से पहले, और 11 वर्ष की शर्त को हटा के कितने वर्ष जो शर्त है उसे कितना कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया।
अब वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। इसके लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया, जिसने किसको चेंज किया? बताइए किसको चेंज किया? भारतीय कानून अधिनियम उन भारतीय नागरिकता कानून अधिनियम 1955 को। ठीक है, इस नए विधेयक के अंतर्गत ये प्रावधान पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल से तक रहना अनिवार्य होता था। तो ये कुछ मेन फैक्ट हैं जो हुए हैं, जिनके थ्रू जिन जिनको आपको ध्यान में रखना है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ने 11 साल की शर्त को हटाकर 5 साल, और 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले के लोग 3 देशों से आए हुए और 6 अल्प समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो अब भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो देखिए, जितना मेरे को लगता था इम्पोर्टेंट, वो मैंने यहाँ पे आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश की है। ठीक है, और अगर आपको अब ये लगा है और ऐसी ही डिटेल आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है आई एजुकेट एग्जाम सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।